जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण का अध्याय 17 कंप्लीट पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव। ठीक है, ध्यान से समझना। यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इसके बाद इस अध्याय को हम कंप्लीट पढ़ते हैं। छोटा सा अध्याय है और बहुत सरल है, आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद हम वीडियो के अंत में इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में से लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस कवरेज देखिए यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले। इसमें जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ेंगे, कोयला के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है इसके बारे में हमें इसमें वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बीच में मैं आपके लिए इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही बीच में मिस मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन होने वाली है आपके लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली हेडिंग इसकी यहाँ पर देखिए, जीवाश्म ईंधन, जिसको फॉसिल्स फ्यूल कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, देखिए इस सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है और कौन कौन से हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। जैसे कि इसका निर्माण जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की जो सतह है उसमें गहरे दबे हुए वनस्पति अवशेषों, यानी कि जो मृत जीव जंतु होते हैं, और इसमें जो भी वनस्पति दब जाते हैं और कई लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, ये ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमें जो कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है इत्यादि प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, जीवाश्म ईंधन, आप बताएंगे कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है आदि। जैसे कि आपने देखा कोयले का निर्माण कैसे होता है, ज़मीन में काफ़ी लंबे समय तक जो वनस्पति या जीव जंतु इस प्रकार से अवशेष दब जाते हैं, और करोड़ों वर्षों बाद वहाँ पर क्या होता है कि कहीं खदान खुदती है तो वहाँ कोयले का भंडार मिल जाता है, कहीं आप देखते हैं पेट्रोलियम जो पेट्रोल है उसके भंडार मिल जाते हैं। इस प्रकार से जो प्राकृतिक गैस है ये सारे कहाँ से बनते हैं, जो ज़मीन में सड़े गले दबे हुए अवशेष होते हैं, उन्हीं से लाखों वर्षों बाद इनका निर्माण होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, पहला बात करें कि देखिए कोयले की बात करते हैं, इसको कोल भी कहते हैं। अब देखिए कोयला आपने देखा होगा काला होता है, जिसको काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि कोयले से काफ़ी चीज़ें हमारी जो फैक्ट्री हैं, उद्योग हैं और चलते हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, इसलिए इसे काला सोना भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रंग काला होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात करें, कोयला हमारा जो जीवाश्म ईंधन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कोयले से, जैसे कि हमने बात की, आज देखें ट्रेनें जो कुछ डीजल इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट है विद्युत उससे भी चलती है, लेकिन पुराने समय में अक्सर आपने कोयले की ट्रेन जरूर देखी होगी। ठीक है, मूवियों में अक्सर आपने कोयले को डालते हुए ट्रेनों के डिब्बे में जरूर से देखा होगा। आपके सामने पूरी पिक्चर आ गई होगी। हम बात करें कि जो कार्बन है, देखिए कोयला बनता कैसा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के योगों का जो मिश्रण होता है वही हमारा कोयला होता है। अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि कोयले का निर्माण कैसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के जो मिश्रण होता है उससे ही कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए थोड़ी मात्रा में इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक भी होते हैं कोयले में। आपसे पूछे इसमें कौन कौन से यौगिक और होते हैं, तो आप बताएंगे सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक भी कोयले में पाए जाते हैं। देखिए इसे खनिज कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, कोयले को खनिज कोयला कहा जाता है, क्योंकि कोयले के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में या विश्व में संचालित होती हैं, और जिनसे हमें काफ़ी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस पर आगे देखिए कोयले के प्रकार की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ से देखना, कोयले के प्रकार आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार है अथवा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। कोयले के प्रकार 4 होते हैं। पहला हो गया पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट या भूरा कोयला, तीसरा बिटुमिनस कोयला, और चौथा हो गया एंथ्रेसाइट कोयला। अब यहाँ पे बात करें कि कौन सा कोयला अच्छा होता है, कौन सा बेकार होता है इनमें, तो जिसमें देखिए कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा अच्छी होगी वो उतना अच्छा कोयला होगा, इसलिए मैंने प्रतिशत लिख दिया है। इसमें पीट कोयले में 50 से 60% कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, लिग्नाइट या भूरा कोयला उसमें 60 से 70% कार्बन की मात्रा, और 78 से 83% कार्बन की मात्रा बिटुमिनस कोयला में, और सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा 90% किसमें पाई जाती है, एंथ्रेसाइट कोयले में। अब आपको इससे क्या जानकारी मिल गई कि सबसे अच्छा कोयला पूछे तो आप बताएंगे एंथ्रेसाइट कोयला होता है, और सबसे बेकार कोयला कौन सा होगा, पीट कोयला होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन से प्रकार का कोयला मिलता है, तो याद रखना बिटुमिनस कोयला विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो इसको आप अच्छे से ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए मैं बीच में वीडियो में दे दूंगा,
देखिए यहाँ पे बात करें अब जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के प्रभाव क्या क्या होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन का हम प्रयोग करते हैं तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको भी हमें देखना होगा और समझना होगा। तो सबसे पहले बात करें कि दहन से, यानी जो जीवाश्म ईंधन है इसके दहन से जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोल, डीजल इत्यादि जो ज़मीन में काफ़ी लंबे वर्षों के बाद हमें ज़मीन के माध्यम से प्राप्त होता है, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो जब इनका दहन होता है तो इनसे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो काफ़ी ज़्यादा वायु प्रदूषण करती है और हमारे पर्यावरण को गंदा करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इत्यादि जो गैसें हैं विषैली, जीवाश्म ईंधन को जब दहन किया जाता है तो ये सारी गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। अम्लीय जो वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो अम्लीय वर्षा जो होती है उसका सबसे प्रत्यक्ष जो प्रभाव पड़ता है वो जीवाश्म ईंधन से ही जुड़ा हुआ होता है, यानी जीवाश्म ईंधन के माध्यम से जो विषैली गैसें निकलती कहीं ना कहीं वही हमारी अम्लीय वर्षा का कारण होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोल गैस। कोल गैस की बात करें तो देखिए कोल गैस में कौन कौन सी गैसें होंगी या कोल गैस किस प्रकार से बना होता है, तो आप बताएंगे कोल गैस हाइड्रोजन, मैथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण ही है, ठीक है। हाइड्रोजन, मैथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को आपस में मिला दिया जाए तो कोल गैस का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की ओर। देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम की हम बात करें तो पेट्रोलियम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बताएंगे कि गहरे रंग का जो विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है, आप देखते होंगे कि गहरा रंग होता है पेट्रोल का और उसमें एक विशिष्ट यानी विशेष प्रकार की गंध आती है, ठीक है। देखिए पेट्रोल जो है इसको काला सोना भी कहते हैं, इसको भी काला सोना कहते हैं पेट्रोल को, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, काला सोना कोयला भी हो गया क्योंकि वो हमारा सोने का ही काम करता है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें संचालित होती है और फिर उससे बहुत सारी आर्थिक हमें मदद मिलती है। लेकिन पेट्रोलियम उससे भी और महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जितने व्हीकल हो गए और बहुत सारी चीज़ें पेट्रोल के माध्यम से संचालित होती हैं, इसलिए इसको भी काला सोना कहा जाता है, ठीक है। यानी सोने की कीमत कि लगभग ही आप पेट्रोल को भी मान सकते हैं, क्योंकि आजकल पेट्रोल भी उसी प्रकार से इसके रेट और डिमांड के हिसाब से, देखिए रेट कंपेयर मत करिएगा, डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसको सोना कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें पेट्रोलियम के जो विभिन्न संगठक हैं और उनके उपयोग हैं उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा जो पेट्रोलियम का जो संगठक है उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना और समझना, पेट्रोलियम के जो संगठक हैं एक साइड हैं, दूसरा उपयोग के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है, जो द्रवित पेट्रोलियम गैस है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग घरों में, उद्योगों में और ईंधन के रूप में किया जाता है। इतना आपको पता होगा, नहीं है तो यहाँ से याद रख लेना। पेट्रोल, इसको तो आप अच्छे से पता होगा कि जो मोटर ईंधन है, वैमानिक ईंधन इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का तेल जिसको आप केरोसिन भी कहते होंगे, ठीक है, इसका उपयोग स्टोव, पहले समय में स्टोव आपने घरों में ज़रूर देखे होंगे, लैंप हो गया, वायुयान इत्यादि मिट्टी का तेल का उपयोग किया जाता है। डीजल की बात करें, डीजल का उपयोग भारी जो मोटर वाहन है उनमें किया जाता है और जो विद्युत जनित यंत्र यानी कि जो विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का कार्य करते हैं जो मशीन है उनमें भी डीजल का उपयोग किया जाता है। देखिए डीजल से क्या होता है, जो भारी वाहन होते हैं, जैसे ट्रक बात करें, ट्रैक्टर बात करें, जिस पर लोड ज़्यादा होता है वो डीजल से ही संचालित होते हैं, ठीक है। आगे बात करें बिटुमेन, इसको याद रखना, इसका उपयोग पेंट और सड़क के निर्माण में किए जाते हैं। सारे जो पेट्रोलियम के संगठक हैं पेट्रोल के माध्यम से ये सारे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इनका शोधन कर लिया जाता है और इनको अलग अलग रूपों में बांट दिया जाता है। जिस प्रकार से इनका संगठन उसी प्रकार से इनका उपयोग है, ठीक है। हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, ठीक है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण जरूर है। अब आपके जो शेष कितने 3 अध्याय और रह जाएंगे पर्यावरण के, उनको हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कुछ बच्चों ने मुझसे कहा कि सर पहले पेडागोजी इसी विषय की कंप्लीट करा दीजिए और इसके बाद आप बाल विकास पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ क्या हम पहले पढ़ेंगे, पेडागोजी या बाल विकास। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और इसके बाद हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में। चलिए अब हम डीजल के बारे में जानते हैं। देखिए बाकी व्यवहारिक ज्ञान आपको अच्छे से पता होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है उनके विषय में यहाँ पर देख रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए डीजल पेट्रोल की अपेक्षा मंद गति से दहन होता है, यानी कि आप बात करें उसको जलाने की बात करें या कोई आपके पास साधन है उसमें पेट्रोल उतनी तेज़ी से खपत होता है, लेकिन उतनी तेज़ी से डीजल खपत नहीं होता है, यानी इसके दहन होने की क्षमता कम होती है। देखिए इसकी इसी गुण का उपयोग जो भारी वाहन उसमें किया जाता है। देखिए इसमें क्या है, किसी दी गई शक्ति या सामर्थ्य के लिए एक कम वेग पर अधिक बल आघूर्ण उत्पन्न करता है, यानी कि ये क्या करता है
की जो उस शक्ति या सामर्थ्य है एक कम वेग पर अधिक बलागुण उत्पन्न करता है, जिससे कि जो भारी वाहन है उसमें इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि वो ज़्यादा अपनी ताकत लोड है वो ले सके। ठीक है, इसलिए उसमें डीजल का उपयोग किया जाता है। जब आपको पता होगा कि ट्रक में, ट्रैक्टर में और जो बड़े बड़े वाहन है, बस की बात करें तो इनमें क्या होता है कि लोड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इसमें कम वेग में इनको अधिक बलागुण प्राप्त होता है डीजल से, इसलिए इन वाहनों को डीजल से चलाया जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात कर रहे हैं, अगली हेडिंग की ओर आगे बढ़ रहा है, प्राकृतिक गैस। देखिए प्राकृतिक गैस की बात करें, इसको सीएनजी, आपने बहुत सुना होगा सीएनजी, आज के वाले इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि जितने भी पेट्रोल डीजल उनकी अपेक्षा सीएनजी पर ज़्यादा काम किया जाए, यानी सीएनजी का उपयोग किया जाए, इससे कि हमारा पर्यावरण भी दूषित होने से बचे। और इसकी क्या क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सबसे पहले सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, पृथ्वी के भीतर हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण जो होता है उसी को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, देखिए जो प्राकृतिक गैस है एक बहुत अच्छा और सबसे अच्छा ईंधन इसको कहा जाता है, सस्ता भी होता है और अच्छा भी। क्यों? क्योंकि एक तो किसी प्रकार का पॉल्यूशन करता है लेकिन कम करता है, डीजल पेट्रोल की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में करता है, और सस्ता भी होता है। कुछ लोग आपने देखो कार उनके पास होती हैं चूँकि एवरेज कम होता है और आजकल पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग सीएनजी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सीएनजी को अपने गाड़ी में करा लेते हैं, जिससे कि उनको सस्ता भी पड़ता है परिवहन करना एंड ट्रैवलिंग करना, और अच्छा भी माना जाता है एनवायरनमेंट के लिए। देखिए यह गैस पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा 70% कार्बन मोनोऑक्साइड, 87% नाइट्रोजन ऑक्साइड और 87% जैविक जो गैस होती है उसको कम उत्सर्जित करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं पर्यावरण को कितना कम हानि होती है पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा सीएनजी से। हमने यहाँ पे देखा 70% कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जित करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें 87%, और सॉरी देखिए ये क्या था यहाँ पे 70% कार्बन मोनोऑक्साइड कम करता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड 87%, और जो 87% अगेन जैविक गैस कम उत्सर्जित करता है। किससे? पेट्रोल और डीजल से, सीएनजी। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से प्रश्न आए तो आप बता सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस जिसकी बात कर रहे हैं सीएनजी, या कोयला, इनमें से सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होगा, तो आप बता पाएंगे कि सीएनजी सबसे अच्छा इनमें ईंधन होगा। अब आगे हम यहाँ पे देख लेते हैं जो फैक्ट वाइज जानकारी है। देखिए फैक्ट वाइज जानकारी हम क्या देख रहे हैं, खनिज तेल उत्पादक देश है उनके विषय में देख लेते हैं कि उत्पादन के क्रम में कौन सा देश आगे है। सबसे एक साइड उत्पादन क्रम और दूसरी साइड देश देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया था लेकिन कोई बात नहीं, मैंने काट दिया इसको। प्रथम बात करें कि उत्पादन में जो खनिज तेल है सबसे पहला स्थान किसका है, सऊदी अरब का है। ठीक है, दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है जिसको यूएसए कहते हैं, और चतुर्थ स्थान पर चीन है। सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, चीन इसलिए ज़्यादा विकसित हैं क्योंकि यहाँ पर खनिज तेल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। ठीक है, इनका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, इसलिए देश काफ़ी विकसित और अग्रणी श्रेणी में है, इनको विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। हमारा भारत कैसा, एक विकासशील है, यानी कि विकास कर रहा है लेकिन विकसित नहीं है। ठीक है, हम अब आगे बात करते हैं जो प्राकृतिक गैस है उसके विषय में, देखते हैं कि प्राकृतिक गैस में कौन से देश का कौन सा क्रम है। देखिए दोस्तों, चलिए इसको कंप्लीट करा देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे जो महत्वपूर्ण डिस्कशन है वो बताता हूँ कि पहला उत्पादन में क्रम है प्राकृतिक गैस में अमेरिका का, दूसरा स्थान है रूस का, तीसरा है ईरान का और चौथा स्थान है कतर का। इनको याद रखिएगा, बहुत ही काम आएंगे आपकी परीक्षा में। और जो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए हमारा अध्याय भी कंप्लीट हो गया, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारा अध्याय बहुत छोटा है। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपके लिए जानकारी दे दूँ कि हमारा जो पर्यावरण है कंप्लीट होने ही वाला है, इसमें 20 चैप्टर पर्यावरण विषय के हैं। अब पेडागोजी की बात करें, मैंने पहले भी कहा है कि पेडागोजी हर सब्जेक्ट की लगभग सिमिलर है, सिर्फ गणित विषय के 2-3 चैप्टर अलग हैं। देखिए पेडागोजी होती क्या, एक्चुअल शिक्षा शास्त्र इसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि अभी पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो आप टीचर बनने वाले हैं, तो वो उस लिहाज से है कि पर्यावरण विषय को किस प्रकार से पढ़ाया, हिंदी की पेडागोजी में हिंदी को कैसे पढ़ाया जाए, गणित की पेडागोजी में गणित को कैसे पढ़ाया जाए, इस प्रकार संस्कृत हो गया, इंग्लिश, तो सभी की पेडागोजी में ऐसे ही प्रश्न है कि उसको कैसे पढ़ाया जाए। तो जो विषय हैं उनमें लगभग सिमिलरिटी होती, पढ़ाने में कोई भी टीचर होता है एक विषय को थोड़ा अच्छा पढ़ा लेता है तो अन्य विषय को भी पढ़ा सकता है। तो वही बात है यहाँ पे समझने वाली
कि हमें जो पेडागोजी है वो कॉमन ही पढ़ना है, ना कि अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ना है। अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ने बैठेंगे तो आपको समय बहुत लग जाएगा, चूँकि अब हमारे पास समय कम है। तो देखिए अननेसेसरी बात जरूर हो रही है टॉपिक सेट की, लेकिन आपके काम की, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि गणित पेडागोजी को मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूं, वो थोड़ी सी अलग है ना, उसको आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, कंप्लीट वीडियोस हैं। और उसके जो आपके नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, तो वहाँ से आपको जो पेडागोजी क्लास वाले नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए गणित पेडागोजी में सिर्फ 2 से 3 चैप्टर ही अलग है, बाकी अदर चैप्टर जो पढ़ेंगे तो वो भी आपके लिए हेल्प करेंगे अन्य विषय की पेडागोजी में। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, इसका तो सीधा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आते हैं कि मैं पर्यावरण कंप्लीट होने के बाद हो सकता है 2 से 3 वीडियो में पर्यावरण की जो पेडागोजी उसको कंप्लीट करा दूं जल्दी से, और वो पेडागोजी आपको अन्य विषय में भी काम आएगी। ध्यान रखना एक चीज़। दूसरी बात, बाल विकास की बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, उसको जल्दी पढ़ने वाले हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट में भी पेडागोजी है, तो उस पेडागोजी को मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि वो हर सब्जेक्ट में आप उसका यूज़ कर सकें और उसका बेनिफिट आपको मिल जाए। तो बस अब आप कन्फ्यूज़ मत होना, बाल विकास अच्छे से पढ़ना है, और बाल विकास के बाद जो मैं पेडागोजी पढ़ाऊँगा वो आपको जितने भी विषय आपके सभी विषय में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। और लेकिन इससे पहले आप MCQ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर लगा लें, ठीक है। चलिए बहुत ज़्यादा बात हो गई वीडियो में, जल्दी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, जो पहली हेडिंग है हमारी जीवाश्म ईंधन एवं कोयला, इससे कैसे प्रश्न आएंगे तो ध्यान से देखना और समझना, आपको इन प्रश्नों का सीधा बेनिफिट परीक्षा में मिलने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन का एक रूप नहीं है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का रूप नहीं है उसको बताना। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और लोहा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है कि जो वनस्पति और मृत जीव जंतु होते हैं, ज़मीन में लाखों करोड़ों वर्षों तक दबे रहते हैं, उनके माध्यम से जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक कैसे जीवाश्म ईंधन, लेकिन लोहा नहीं है, तो उत्तर होगा डी वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कोयला किसका मिश्रण है? कोयला किसका है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और सभी। तो इसके सभी में मैंने पढ़ाया कि इन सभी का मिश्रण है, ठीक है। आपसे प्रश्न बन रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। अगला बात करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है? कोयला और कार्बन की मात्रा मैंने आपके लिए वीडियो में बताया भी है। पीट कोयले में कार्बन 50-60%, लिग्नाइट कोयला में 60 से 70%, जो बिटुमिनस कोयला 78 से 83 और एंथ्रेसाइट कोयला में 40 से 50। देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है, उसमें 90% लगभग कार्बन होता है, लेकिन यहाँ पर तो 40 से 50 है, तो ये वाला हमारा सही मिलान नहीं है, तो उत्तर होगा डी वाला, ठीक है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। भंजक आसवन द्वारा किसका परिमार्जन किया जाता है? कोयले का, लोहा का, तांबे का और पेट्रोलियम का। देखिए जो परिमार्जन यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ पे बात करें कि भंजक आसवन द्वारा कोयला को परिमार्जित किया जाता है। अगला बात करें कि फ्लाई ऐश का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है, ठीक है। फ्लाई ऐश का जो प्रयोग है किसके निर्माण में किया जाता है, तो यहाँ पे देखना पोर्टलैंड सीमेंट, मेटल कार्ट, मार्बल और टाइल्स। तो इसका उत्तर होगा ए, पोर्टलैंड सीमेंट में फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, कोल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? किसका है? हाइड्रोजन का, मेथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और सभी। तो कोल गैस किसका मिश्रण है मैंने आपके लिए बताया है वीडियो में, तो उत्तर होगा डी, इन सभी का मिश्रण है। हम आगे बात करते हैं, कोल में कितना भाग कार्बन होता है? तो कोल में कितना भाग कार्बन होता है? 4 उत्तर आपके सामने, प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 98% जो कोल है उसमें कार्बन होता है, तो 98% याद रखना। सर्वोत्तम कोटि का कोयला किसे माना जाता है? इसके लिए मैंने आपको बताया सर्वोत्तम जो कोटि यानी क्वालिटी का कोयला कौन सा होगा, तो आप बताएंगे एंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छा होता है। विश्व में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला किस प्रकार का होता है? जिसको मैंने आपको ओरली बताया हुआ है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वास्तविक रूप से कोयले का रूप नहीं माना जाता? बिटुमिनस, पीट, एंथ्रेसाइट और लिग्नाइट, यानी कि जिसको रियल कोयले का रूप नहीं माना जाता वो कौन सा होगा? पीट। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है और
सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला होता है। आगे बात करेंगे पेट्रोलियम, निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहा जाता है। तो मैंने बताया था काला सोना आप किसे कहेंगे, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला और डीजल। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब देखिए आप, मैंने कोयले को भी काला सोना कहा था क्योंकि उसके भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन आप जब काला सोना आए तो कोयले को टिक मत करिएगा, पेट्रोलियम को करिए, क्योंकि कोयले से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है मार्केट में और डिमांड ज़्यादा है। तो काला सोना आप पेट्रोल को याद रखना, कोयले को आप याद मत रखना, हो सकता है उससे वैसा प्रश्न नहीं आएगा, पेट्रोलियम से सीधा प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोलियम का संगठक नहीं है। तो कौन नहीं है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस। तो कौन सा उत्तर होगा इनमें से। देखिए पेट्रोलियम संगठक के बारे में हमने बात करी थी टेबल के माध्यम से, प्राकृतिक गैस इसका संगठक नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सुमेलित कीजिए, यानी इसको मिलान करना है। सूची एक साइड संगठक है, दूसरी साइड इसका उपयोग की सूची दी है, तो यहाँ से देखना इसको मिलाना है। तो कौन सा होगा यहाँ पे, द्रवित पेट्रोलियम गैस, स्नेक तेल और पैराफिन मोम बिटुमिनस। अब इनको हमें इस साइड मिलान करना है, तो नीचे कोड दी है, तो मैं आपके लिए सीधा इसको मिलान कर देता हूँ, कोड आप देख लेना कौन सा होगा। ठीक है, देखिए द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में, स्नेक तेल स्नेक के रूप में ही होता है, पैराफिन मोम मरहम बनाने में और बिटुमिनस पेंट बनाने। सामने मिलान ही है, इनको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सामने सीधा ही मिलान है, देख लेना कौन सा उत्तर है। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है कि सर्दी के दिनों में प्रयोग होने वाली वैसलीन बनती है पैराफिन से, बिटुमिन से, स्नेक से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनती है सर्दी के दिनों में, तो आप बताएंगे पैराफिन से बनती है, जो सर्दी के दिनों में वैसलीन का उपयोग हो सकता है, आप भी करते होंगे। आगे बात कर रहे हैं हम, विश्व का प्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था। विश्व में पहला जो तेल का कुआं है वो कहाँ खोदा गया था, जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, तो पोलैंड में पहला तेल का कुआं खोदा गया था, याद रख लेना। कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम कुआं कब खोदा गया था। संधि है यहाँ पे आपके सामने, तो सन याद रखना 1859 में जो पहला कुआं है वो खोदा गया था। बड़े आकार के इंजनों में पेट्रोल का प्रयोग करने पर किसकी क्रिया बढ़ जाती है। स्फोटन, आसवन, अपमार्जन, ऊर्ध्वा पतन। तो इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों, इसका होगा अपविस्फोटन। ठीक है, जो बड़े आकार के इंजन है इसमें पेट्रोल का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें ऐसा करेंगे तो किसके जो अपस्फोटन है इसकी क्रिया बढ़ जाएगी, विस्फोट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन मीठे अपरिष्कृत हल्के तेल का मुख्य व्यापारिक वर्गीकरण है। फ्लाई ऐश, ब्रेंट क्रूड, डीजल, पैराफिन। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, इसका उत्तर होगा ब्रेंट क्रूड। ठीक है, किसकी मात्रा कम होने के कारण ब्रेंट क्रूड को मीठा कहा जाता है। इसमें किसकी मात्रा कम होती है जिससे इसको क्या कहा जाता है, मीठा कहा जाता है। तो इसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, इस कारण इसे मीठा कहा जाता है। ऑक्टेन संख्या का संबंध किससे है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं। ऑक्टेन संख्या के संबंध इनमें से कौन से होगा, तो आप बताएंगे पेट्रोलियम से इसका संबंध होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके विषय में मैंने आपके लिए पढ़ाया है, जिसको CNG कहते हैं। ठीक है, इसका ही नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ पे हम बात करें, इसका उत्तर होगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही पाया जाता है, ए और बी, सी वाला उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण की दृष्टि सबसे कम प्रदूषण पैदा करता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल और डीजल। तो सबसे जो कम प्रदूषण कौन फैलाता है, तो आपको बताना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, इसके बारे में हमने पढ़ा है। द्रवित प्राकृतिक गैस में मेथेन की मात्रा कितनी होती है। अच्छा, इसमें मेथेन की मात्रा की बात करें तो याद रखना 90% मेथेन की मात्रा होती है। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसको आयतन का 600 गुना तक संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि जितना आयतन होता है उससे ज़्यादा 600 गुना लगभग उसको संपीड़ित यानी कंप्रेस करके भरा जा सकता है। तो कौन सा होगा, 4 उत्तर आपके सामने, इसमें से आपको बताना है। तो जो द्रवित प्राकृतिक गैस है इसको ही किया जाता है, याद रखना। प्रथम LNG प्लांट RJU की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी,
तो इसका उत्तर है वर्ष 1964। देखिए कुछ दोस्तों ऐसे फैक्ट वाइज जानकारी इसको हम थ्योरी में पढ़ना भूल जाते हैं, उसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, एलपीजी संयंत्र हजीरा किस राज्य में स्थित है? किसमें? 4 उत्तर आपके सामने है और एक उत्तर राइट होगा। तो जो एलपीजी संयंत्र हजीरा है गुजरात में स्थित है। द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन ही पाया जाता है। दोस्तों जो आपके घरों में भी घरेलू सिलेंडर होते हैं उसमें ब्यूटेन मिलाया जाता है, ताकि उसमें जो रिसाव होता है उसकी गंध आपको आती होगी, वो ब्यूटेन ही मिलाया जाता है, जिससे घर में पता चल सके कि इसमें गैस का रिसाव हो रहा है और उसको आप समय पर चेक कर पाएँ। पेट्रोलियम अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आग्नेय, अपसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी चट्टान में पेट्रोलियम अधिकांश पाया जाता है? तो आप बताएंगे जो अपसादी प्रकार की चट्टान है उसमें पेट्रोलियम अधिकांशतः पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक साइड तेल के क्षेत्र है, दूसरी साइड देश है। तो जो सही मिलान नहीं है उसका हमें बताना है, वो हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। तो देखिए बुरगान पहाड़ी कुवैत में है, ठीक है। किरकुर इराक, ठीक है। माराकाइबो झील ईरान में नहीं है, तो ये हमारा उत्तर होगा। बाकू अजरबैजान में है, तो यहाँ पे सी वाला आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहा है कि गैस उत्पादक क्षेत्र ओरनबर्ग कहाँ स्थित है? जहाँ पे गैस का उत्पादन होता है, तो कौन से देश में होगा? उज्बेकिस्तान, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। जिसका उत्तर होगा रूस, ठीक है। अब देखिए जल्दी से इसके 2-3 प्रश्न और हैं, इनको देखते हैं। जैट्रोफा कितनी प्रजातियों के वनस्पतियों का समूह है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जो जैट्रोफा है लगभग क्या एग्जैक्टली आप इसको कह सकते हैं 175 प्रजातियां जो वनस्पति है उनका समूह होता है। जैट्रोफा सामान्यतः किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों की वनस्पति है? तो यानी जो किस प्रकार के जो जलवायु वाले प्रदेश हैं वहाँ की वनस्पति है, जैट्रोफा एक वनस्पति है। तो आप बताएंगे जो अर्ध शुष्क वाली जलवायु वाले क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, वहाँ पर जैट्रोफा पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी कितनी अभी बताया मैंने 175 प्रजाति होती है, ठीक है। जैट्रोफा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ से देखना, इसके विषय में आपको और जानकारी मिल जाएगी। है अनावृष्टि रोधी सदाबहारी झाड़ी है, सही बात है, हमें गलत बताना है। बायोडीजल का प्रमुख स्रोत है, सही है। इससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा रहता है, जो कि गलत है। और इससे बीजों से ईंधन प्राप्त होता है। बाकी 3 सही है और एक गलत है सी वाला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए कुछ और ऐड करके इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ पे देखिए हमारा अध्याय तो कंप्लीट हो गया और इसकी नोट्स की पीडीएफ आपको इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में। और गणित विषय को दोस्तों मैं व्हाइट बोर्ड पर और नोटबुक दोनों पर 2 बार कंप्लीट पढ़ा दिया है, तो उनको देख लेना, याद से देख लेना। दिन में 3 से 4 वीडियोज़ देखिए अब मैथ्स की, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। गणित पेडागोजी पढ़ा दी है, उसकी वीडियोज़ भी कंप्लीट है, देख सकते हैं। सिक्वेंस में है पूरी और निःशुल्क है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें, पर्यावरण की सारी प्लेलिस्ट बनी है, हिंदी व्याकरण की सारी प्लेलिस्ट बनी है। अब बस आपके ऊपर है, आप कितनी वीडियोस देखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ मैंने बनाई हुई प्लेलिस्ट तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक नहीं करा है दोस्तों, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं अभी अपने जो निवास स्थान बाहर नहीं हूँ, बाहर हूँ, लेकिन वहाँ से भी आपके लिए जो क्लासेस हैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, इस कारण से उतना ब्राइटनेस या क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन समझ में पूरा आ रहा है ना, वो मुझे पता है, मैं चेक कर लेता हूँ बीच में। तो कहने का मतलब वही है कि मैं आपके लिए रेगुलर क्लास करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी प्रॉब्लम सबके साथ है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आप रेगुलर मेहनत कीजिए और सफलता भी निश्चित मिलेगी और सफलता के साथ हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चैनल पर न्यू हो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।